जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लासेस में हम सीधा बात करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 10th का सारा चैप्टर्स का मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, सीधा हम स्टार्ट करते हैं फुल रिविजन मैथ्स फॉर्मूला क्लास 10th का। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेसन नंबर फर्स्ट का आपका नाम है, ये चैप्टर्स का नाम है क्या, रियल्स नंबर। क्या नाम है? रियल्स नंबर। रियल्स नंबर्स में अगर देखेंगे जितने सारे नंबर्स के टाइप्स आते हैं वो सब किस में आएंगे? रियल्स नंबर में आते हैं। क्या आते हैं? रियल नंबर में आते हैं। जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने सारे नंबर्स के टाइप आएंगे वो किस में आएंगे? रियल्स नंबर में आएंगे। देखो बच्चों, और इसके बाद आप समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स और अरिथमेटिक। इसमें देखो क्या समझेंगे, जैसे एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको हम प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक फॉर कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मान लीजिए 16 है, इसका अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हम क्या किए? प्राइम फैक्टराइजेशन किए। अब देखो, अगर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू ब्रेकिंग अ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। उसके हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, जैसे और एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो रिलेशनशिप होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है बच्चों? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपको यहाँ पे देखना है, a इक्वल टू दिया गया है 3x स्क्वायर वाई और b इक्वल टू कितना दिया गया है? 6x वाई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे HCF की बात करेंगे तो HCF देखो दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में 3 आ रहा है। तो देखिए ये कितना आया? 3 आया। अगर हम बात करेंगे ये दोनों में और ये दोनों में, देखिए y आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ? y, तो HCF क्या हुआ? 3xy। और एलसीएम में देखिए, एलसीएम में देखो बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो कितना है? 6 है। और हाईएस्ट पावर देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया। अब देखो बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, एलसीएफ एंड एलसीएम में एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है। जैसा देखिए यहाँ पे, जैसे एचसीएफ एबी का क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट और पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम्स। ठीक है, एलसीएम को बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो बच्चों, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर हम उस नंबर्स को बोलेंगे जो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पी अपॉन क्यू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जहां पे पी एन क्यू कोई भी क्या होगा? इंटीजर्स होगा और कभी भी क्यू के इक्वल टू में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, और नंबर्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वी नो दैट रेशनल नंबर। एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे 1/2, 5 - 3, 0.75, ये सब जो है क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। अब इसमें देखो, अब बात करेंगे इरेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे बच्चों? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होगा जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी अपॉन क्यू फॉर्म डेसिमल फॉर्म द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि आप एग्जांपल्स के तौर पे देख सकते हैं, √2 देख सकते हैं, √3 देख सकते हैं, पाई देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इतने सारे हम लोग पढ़े हैं ये सब क्या था? ये इरेशनल नंबर था और रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट और रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट था ये हम पूरा एक माइंड मैप के मदद से भी हम क्या किए हैं? सीखे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो आपका अभी बताया हूं रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सबसे ज्यादा जो इसमें आपको इस चैप्टर्स में अगर आपको पूछेगा तो एक प्राइम फैक्टर्स करना रहेगा और दूसरा जो रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है एचसीएफ और एलसीएम निकाल के, और एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कभी कभी दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछेगा तो आपको एग्जाम्स में करना है। अगर हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर्स की, तो सेकेंड चैप्टर्स का नाम है पोलिनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर्स का नाम है पोलिनोमियल्स। बच्चों अगर समझिएगा, पोलिनोमियल्स जो बना हुआ है, पोली प्लस नोमियल से मिलके बना है पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब क्या होता है? टर्म्स या पार्ट्स। क्या होता है? टर्म्स या पार्ट। जिसके बहुत सारे टर्म्स या पार्ट्स हो उसको क्या बोलेंगे? हम पोलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x,
तो ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल्स है। लेकिन कौन सा पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का भी अलग अलग टाइप है। अगर पावर 1 होगा, अगर पावर 1 होगा तो लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। पावर 2 होगा तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और पावर 3 होगा, पावर 3 होगा तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। अब देखो, अभी हम पोलिनोमियल्स का सारे डिटेल्स में एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स की बात करें, जैसे हाईएस्ट पावर जो रहता है उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अगर हम लिनियर पोलिनोमियल्स हैं उसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax प्लस बी होता है, क्या होता है, ax प्लस बी। जैसे इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2x प्लस में 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की कितना है, 1 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 होगा तो अभी हमने डिस्कस किया उसको क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। अगर बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, तो हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 रहेगा, तो कौन सा पोलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में क्या है, c है, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एग्जांपल देख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। अगर बात करें क्यूबिक पोलिनोमियल्स का, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में क्या है, d है। यहाँ पे इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में क्या है, 6, ये दिया गया है, वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का क्या है, ये आपका एग्जांपल्स था। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट कभी आपको फाइंड करना रहता है, तो डी को बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, और डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी बड़ा होगा 0 से, याद रखिएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 रियल और अनइक्वल रूट्स, क्या होगा, 2 रियल और अनइक्वल रूट्स। ठीक है। डी बराबर 0 होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। और डी से छोटा होगा, डी जो होगा छोटा होगा 0 से, तो यहाँ पे देख लीजिएगा नो रियल रूट्स। ठीक है। डी की वैल्यू अगर नेगेटिव में जाती है तो ये इसमें, इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है, नो रियल रूट्स। यहाँ पे रूट की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे ओनली डायरेक्ट लिख देना है क्या, नो रियल रूट्स दिस इक्वेशन। समझ में आ गया। तो बच्चों डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से लेंगे बच्चों, यहाँ पे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में कितना है, 5 है। यहाँ पे हम देखेंगे तो a की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, b की वैल्यू कितना है 4, और c जो है कितना है 5 है। तो यहाँ पे समझिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 4ac। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, 2 रियल अनइक्वल रूट्स होगा। ठीक है। अगर डी बराबर 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स होगा। ठीक है। और डी छोटा होगा 0 से तो नो रियल रूट्स होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम लोग सीख लिए। अब देखो बच्चों, रिलेशनशिप की अगर बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ द कोफिशिएंट। देखो बच्चों, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपको रिलेशनशिप में याद रखिएगा, अभी जो आपका पोर्शन है उसमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये आपको दो रिलेशनशिप आपको क्या करना है, समझना है। अगर बात करेंगे बच्चों सम ऑफ जीरोज को तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है सी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है, और ये सी है। ये आपको एज इट इज कॉन्स्टेंट टर्म्स रहेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए जो है ए, और यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है बी, ए क्या है, अल्फा है। और यहाँ से भी देख लीजिए ए जो है आपका क्या है, ए अल्फा, और ये जो आपका सी वाले कॉन्स्टेंट है वो क्या है, बीटा। अब यहाँ पे देखोगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। ये कहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू आपको यहीं से लेना है, यहाँ से इस इक्वेशन में से लेना है। अब यहाँ पे देखोगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो बी बी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, माइनस फॉर्मूला से बी लगा दिए, अपॉन ए क्या है फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। तो ये दो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर जब सम ऑफ जीरोज पूछता है आपको क्वेश्चंस में कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट, तो आपको ये सम ऑफ जीरोज लगाना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या करना है, सी अपॉन ए करना है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो भाई यस समझ में आ रहा है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का अगर देखा जाए, अगर ग्राफ की अगर पूछता है, देखो बच्चों कभी कभी एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एक्स के मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, एक्स एक्सिस के ग्राफ को कट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो यहाँ पे समझिएगा
देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ग्राफ है तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो x है ये x एक्सिस बोलेंगे, और ऐसे जो स्ट्रेट लाइन है उसको क्या बोलेंगे, y एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये जो सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोलेंगे वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है क्या है, इंटरसेप्ट्स। ठीक है, और रूट्स और जीरोस का। ठीक है, तो ये सारा जो चीज है बच्चों आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। तो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, रियल्स नंबर और पोलिनोमियल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट के तरफ। तो नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, भाई समझना है। देखिए, पेयर मतलब कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम क्या चीज में अगर देखा जाए, पेयर मतलब क्या, जोड़ा। क्या चाहिए, पेयर मतलब जोड़ा। अगर एक चप्पल खरीदने जाते हैं दुकान में तो एक चप्पल खरीदते हैं क्या, नहीं, क्या करते हैं, जोड़ा में खरीदते हैं। तो पेयर मतलब क्या, जोड़ा। तो दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, जोड़ा में इक्वेशन दिया रहेगा, उसको बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे देखिएगा बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या बोला गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो बच्चों, अगर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या होता है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है, 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस क्या, लीनियर इक्वेशन होगा जोड़े में, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा, उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर खाली ऊपर वाले इक्वेशन को देखा जाए तो ये ओनली है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दिया जाए, अगर आप देख रहे हो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो दिया गया है, तो ये जो a1x b1y प्लस में c1 इक्वल टू कितना है, 0। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू क्या है, 0। ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 आर कोई भी रियल्स नंबर रह सकता है, a1 b1 आर नॉट 0। a1 b1 की वैल्यू और c1 जो रहेगा, a1 b1 कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसको सोल्व करने की बात करें तो बच्चों, अलजेब्रिक मेथड टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक मेथड से भी सोल्व करते हैं। एक जो मेथड है क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और एक जो है क्या है, इलिमिनेशन मेथड है। कौन सा मेथड है, इलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, रीअरेंज वन इक्वेशन फॉर द वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे देख लो x इक्वल टू 5 माइनस वाई है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इनटू द अदर इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस में 3y इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है, x के जगह पे यहाँ पे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, y प्लस में कितना है, 2y। कितना है, अब ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, x इक्वल टू 2y और 1y ऐड करोगे कितना होगा, 3y। बैक सब्स्टिट्यूट टू फाइंड द फर्स्ट वेरिएबल्स, ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल सा बात रहता है बच्चों, यहाँ पे मैं x प्लस 2y इक्वल टू कितना रख दिया हूँ, 5 रख दिया हूँ। अगर कोई वैल्यू अगर आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए, 2x प्लस में 5y इक्वल टू 9 दिया गया है। ठीक है, अगर इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है तो इसको वैल्यू को क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करके, जैसे अगर ये फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं मैं इसको, और इसको सेकेंड इक्वेशन मानता हूं, तो ये दोनों में से देख लीजिए, x प्लस में 2y इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 5, ए प्लस 2y राइट साइड में लेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2y। ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, ये थर्ड हुआ। अब बच्चों जब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू किस में रखोगे, मैं फर्स्ट इक्वेशन लिया हूं तो x की वैल्यू किस में रखोगे, सेकेंड इक्वेशन में रखोगे, और वहां से आपको y की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जो y की वैल्यू निकलेगा उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रखोगे, इस इक्वेशन में, तो यहाँ से आपको क्या होगा, y की भी वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो रहेगा इलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड रहेगा बच्चों, इलिमिनेशन मेथड। मेक कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल टू, ऐड आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन ऑफ इलिमिनेट करना है, वैल्यू को क्या करना रहेगा, इलिमिनेट करना रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे जो साइन रहेगा ना उसको क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, चेंज करना है। अगर यहाँ पे आप देखोगे इस सिचुएशन में, ए वाले कंडीशन में, इलिमिनेशन मेथड वन वेरिएबल, सोल्व द रिमेनिंग वेरिएबल्स, बैक द सब्स्टिट्यूट टू फाइंड द अदर वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस 3 दिया गया है और यहाँ पे x माइनस में 2 दिया गया है। ठीक है, अगर इसको आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे अगर आपको एलिमिनेट करना है तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। एक 2x में से एक x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, x, ठीक है। और 3 में से 2 गया तो कितना होगा, यहाँ पे ये आपका -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा। कितना होगा, -1। बट यहाँ पे आपको समझना है क्या, अगर कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का दिया रहेगा, जैसे मैं मन से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 2x प्लस में 4y इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस में 3y इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है। अब इसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे वो सेम वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे में क्या रहना चाहिए, एक x या y के वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2x है, तो आपको ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सिचुएशन में 1 से मल्टीप्लाई करना। ये सेम एज इट लिख लेना, 2x प्लस में 4y इक्वल टू कितना करना, 7, और यहाँ पे 2x प्लस में 3y इक्वल टू क्या करना है, 2 करना। अब देखो बच्चों माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, माइनस। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4y में से 3y गया तो कितना होगा, ये आपका y होगा, और 7 में से 2 गया कितना हुआ, 5। ये y की वैल्यू आया कितना है बच्चों, 5 आया। अब x की वैल्यू निकालना है, तो बच्चों ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस में 4y बराबर कितना था, 7 था। 2x प्लस में, ठीक है, 4 इंटू वाई के जगह पे 5 रखेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 जाए कितना होगा, 20 इक्वल टू कितना है, 7 है। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 7 है, प्लस 20 उधर गया तो क्या होगा, -20 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे देखो 10 में से 7 गया कितना हुआ, 3 हो गया। और ये कितना बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया, और ये माइनस बच गया। तो x की वैल्यू कितना हुआ, -13 अपॉन में कितना है, 2 आया है। तो इस प्रकार से भी आपको कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए जाना है। यहाँ पे y की जो वैल्यू आया है वो कितना आया था, 2 आया था। y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दिया, तो 5 4 जाए कितना हुआ, 20। ये प्लस 20 था, राइट साइड में गया माइनस में 20, यहाँ पे कितना -13 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आया है, x की वैल्यू कितना -13/2 और y की वैल्यू कितना है, 5 आया है। तो इस प्रकार से आपको जो हम पेयर एंड लीनियर इक्वेशन का जो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, वो भी बताया हूँ। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एकदम इजी मेथड है, आपको वैल्यू रख के पुटिंग करना रहता है, तो वो भी आपको समझा दिया हूँ। अगर ग्राफिकल मेथड की अगर बात करेंगे लीनियर इक्वेशन में, तो ग्राफिकल मेथड में समझ जाएगा, ये जो लेटा हुआ लाइन रहता है इसको x एक्सिस बोलते हैं, और स्ट्रेट लाइन जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। जब आपको x और y की वैल्यू अगर दिया रहेगा, जब दोनों अगर कट होगा, x y की वैल्यू जो दिया रहेगा, जो ग्राफ बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो एक जगह पे कटेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो कितना होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी का, इसका कंडीशन क्या है जो समझिएगा। जब हमारा लीनियर इक्वेशन जो दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x, ठीक है, b1y प्लस में c1 इक्वल टू कितना है, 0, a2x b2y प्लस में c2 इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ पे समझिएगा कंडीशन क्या है, कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू जब नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। दूसरा आपको समझना है बच्चों, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होगा, c1 अपॉन c2। जब सब एक दूसरे के इक्वल में होंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और इस लाइन का नाम जो है वो क्या है बच्चों, कॉन्सिस्टेंट लाइन। क्या है, कॉन्सिस्टेंट लाइन, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन, इसका क्या रहेगा, कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन रहेगा, उसकी कितनी होगी सोल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आगे एक आता है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं होगा, लास्ट वाले इक्वल में नहीं होगा, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। और पैरेलल लाइन का देखोगे बच्चों तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या क्या जाने हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जाने हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। और पैरेलल लाइन होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आपको ये सारा क्राइटेरिया याद रखना है और इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो समझाया हूँ, ये सारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ बच्चों हम नेक्स्ट चलेंगे, तो नेक्स्ट में है आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा पोलिनोमियल से रिलेटेड ही है, बट थोड़ा सा समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझिएगा बच्चों, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं पोलिनोमियल्स में ही बताया हूँ। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है।
अगर ए वाले पार्ट्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ इक्वेशन में, ध्यान दीजिएगा, 2x² प्लस में 4x प्लस में क्या हूँ 10 इक्वल टू मैं 0 लिख रहा हूँ। बच्चों एक बात आप समझना, ए जो है वो क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है, ए है। x² में भाई जिससे मल्टीप्लाई रहता है वही कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ए है, और यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा 2 होगा। कोफिशिएंट अगर b की बात करेंगे तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना होगा 4 होगा। c अगर बात करें, c कितना है 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं सिचुएशन में। देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन में फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम को भी हम सोल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस से भी सोल्व कर सकते हैं। जनरल स्ट्रेटेजी की बात अगर करें, ठीक है, तो फ्रेम प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला और वेरीफाइन कंटेंट, इसके रिलेशनशिप से भी हम बहुत सारे क्या है वर्क हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो करेंगे हम, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, और एक जो होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, अभी प्रीवियस में चैप्टर में मैं डिस्कस किया था। एक्सप्लेनेशन एंड, ठीक है, प्रोवाइड टू कौन सॉल्यूशन, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इसको फैक्टराइजेशन करना है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पे जैसे दिया गया है, देखो x² प्लस में 5x प्लस में क्या है 6 इक्वल टू क्या है 0 दिया गया है। देखो बच्चों अगर इसकी डायरेक्ट हम बात करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा मतलब क्या, समझाना तो है ना, समझना है ना आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बच्चों अगर फैक्टराइजेशन की इसकी रूल सीखे फैक्टराइजेशन का, तो सबसे पहले जो तरीका होता है फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया 6x²। ये 6 का फैक्टर निकालोगे तो 2 3 जा कितना होगा 6। तो यहाँ पे x², फर्स्ट वाले और लास्ट टर्म इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, मिडिल टर्म्स को आप स्प्लिटिंग किए तो देखो 2 3 जा कितना हुआ 6। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे करता हूँ 2x और प्लस में क्या करता हूँ 3x करता हूँ। ध्यान से समझना, 3 और 2x कितना हो गया 5x, मिडिल टर्म तो आपको सेम आ रहा है। अगर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 2 जा कितना होगा 6x² होगा। मतलब हमने जो कैलकुलेशन कर रहे हो क्या है बिल्कुल सही है। ये दोनों में से कॉमन लेंगे, दोनों में जो प्रेजेंट आता है उसको कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे क्या बच गया x+2, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू एक्स प्लस में कितना बचेगा 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। ये दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, x प्लस में 2 ले लीजिए, और एक ये क्या बचा x प्लस में क्या बचा 3 बचा, इक्वल टू क्या है 0। अब x की बात करेंगे, x+2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना है, एक -2 आया है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, x+3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना है, ये -3 आया है, कितना है -3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अगर बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसका बहुत सारा वीडियो में प्रैक्टिस करके प्ले लिस्ट में क्लास 10th का डाला हूं, तो वहां पे आप देखिएगा तो बहुत सारे फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, कम से RD शर्मा वगैरह RS अग्रवाल का सारा रखा हूं, तो वहां पे आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो कभी कभी अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है, तो ए वाला फॉर्मूला लगता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, आइडेंटिटी ABC, ठीक है, कंप्यूट डी और सोल्व, आपको x की वैल्यू आपको इससे भी क्या होगा पता चल जाएगा। तो ये दोनों मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई मेथड लगा के भी आप सोल्व कर सकते हो। एक होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, जैसे रूट की नेचर पूछा गया, नेचर मतलब क्या, गुण। अगर रूट की बात किया जाए, गुण पूछा गया कि डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट का गुण क्या है वो आपको लिखना है। तो याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है b² माइनस में 4ac, क्या होता है b² माइनस में 4ac। अभी मैंने बताया था d बराबर होगा 0 से तो 2 डिस्टेंस रियल रूट्स होगा, ठीक है, d बराबर 0 होगा तो रियल एंड क्या होगा सेम होगा, और d छोटा होगा 0 से तो नो रियल रूट्स, रूट्स निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी जो चर्चा किया है यहाँ पे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था इसका हम सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट में बच्चों समझिएगा, चैप्टर का नाम है एपी, और एपी को पूरा फुल फॉर्म से बात करेंगे तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो इसमें जैसे
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको समझना है, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर्स है इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ये सारा चीज़ सीखेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे, लास्ट टर्म क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सारा का सारा चीज़ हम एक एक करके कवर करते चलेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म्स में, तो द इनिशियल टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज ए। जैसे कोई भी एक टर्म्स दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 1 2 3 4, तो इसमें से पहले वाले टर्म्स की फर्स्ट टर्म की बात किया गया है, तो फर्स्ट टर्म जो रहेगा क्या रहेगा, इनिशियल टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज ए रहेगा। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखा जाए इसमें तो कितना होगा, 1 होगा। अब कॉमन डिफरेंस अगर बात करेंगे बच्चों, इसके अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डी की वैल्यू कितना है, 1। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन डिफरेंस। अब देखो बच्चों, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और डिनोटेड बाय डी। ये किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला ये छोड़ दो, आप क्या करना, a2 माइनस क्या करना, a1 करना, तो ये आपका तो डी का फॉर्मूला निकलेगा। अब देखो सेकेंड टर्म्स क्या था, 2 था, तो यहाँ पे 2 किए। ठीक है, 2 माइनस में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो ये कितना है, 1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया था बच्चों, 1 आया था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, तो एन टर्म जनरल फॉर्म ऑफ अगर एपी का निकालना है तो बच्चों ये एन टर्म निकालना है, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे एन की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एन जो रहेगा, ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा। अगर बात करेंगे डी का, तो डी क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा, और एन जो रहेगा टर्म्स नंबर, क्या रहेंगे, नंबर्स टर्म्स रहेंगे। और यहाँ पे देखिएगा अगर दूसरा फॉर्मूला की बात करें, ए एन इक्वल टू एल प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे बाद में। ठीक है, तो अगर ये एन का निकालना है तो भी ये याद रखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या करना है, डी। अगर लास्ट टाइम एंड दिया रहेगा तो एल प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या करना, डी कीजिएगा, एन माइनस 1 इंटू क्या करना है, आपको डी करना है। अगर फॉर्म्ड एंड रहेगा तो टी एन इक्वल टू एस एन माइनस क्या होगा, एस एन माइनस में 1। ठीक है, जब एस एन आपका दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात करेंगे, तो जनरल फॉर्म में ठीक है आपका क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस में 4 डी, इस प्रकार से आपका जनरल फॉर्म जाता रहेगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म अगर एपी का अगर पूछा जाता है, अगर नहीं दिया रहेगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितना होगा, ये सेकेंड टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, थर्ड टर्म को लिखेंगे प्लस 2 3 डी, थर्ड टर्म को लिखेंगे क्या, ए प्लस 2 डी, फोर्थ टर्म को लिखेंगे ए प्लस 3 डी, इस प्रकार से सीक्वेंस आपका चलता जाएगा। ये होता है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसके बाद अपना 4 नंबर पे बात करना चाहिए था कि हम पहले कर लिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर टर्म्स फाइंड करना है तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे एन की अगर बात करें तो एन जो रहेगा, ठीक है, ये आपको लास्ट टर्म से रहेगा। ठीक है, ये जो रहेगा फर्स्ट टर्म रहेगा, डी क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या रहेगा, टर्म्स रहेगा। तो एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या रहेगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस रहेगा। इस प्रकार से आप करना। 5 नंबर में बात करेंगे फाइंडिंग द सम। अगर सम की बात हुआ मतलब क्या करना, जोड़ना। सम की बात हुआ मेरे भाई, क्या करना, ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस में एल। अगर नहीं दिया रहेगा, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, ओनली दो ही चीज दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बच्चों दिया रहेगा, तो आप फॉर्मूला लगाना एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से आपको ये क्या करना है, अच्छे तरीके से फॉर्मूला सीख लेना है और सारा का सारा चैप्टर आपको सीख लेना है। समझ में, क्योंकि मेन जो गेम चलता है ना पूरा फॉर्मूला का रहता है। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूला भूल गए तो एग्जाम में लिखने में एक मगजमारी होगा। ठीक है, तो ये सारी जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, और कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चों देखो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। यहाँ पे देखोगे बात करोगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर पे आए कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही दिमाग में आता है तो पहले भाई बीच का डिस्टेंस निकालना। क्या करना है, बीच का डिस्टेंस निकालना। देखो बच्चों, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसमें अगर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या रहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, जैसे दो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, ए है, ए बी है,
यहाँ पे x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी भी हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अगर बात करें बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट बीच की निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स दिया रहेगा, तो यहाँ से मिड पॉइंट्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे बच्चों सेक्शन फॉर्मूला का, तो सेक्शन फॉर्मूला इस प्रकार से m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2 अगर कर सकते हो। ठीक है, या इस प्रकार से भी आप फॉर्मूला m x2, ठीक है, n x1 अपॉन m प्लस में n, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस में एन, इस प्रकार से भी आप फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ये सेक्शन फॉर्मूला कब लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको रेशियो फाइंड करना रहेगा, एक्स वाई के वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो आप सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करना, कंडीशन है रेशियो के लिए, किसके लिए, रेशियो के लिए ही आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करना। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अगर अभी तो स्किप हो गया है, ठीक है, अगर कभी बाई चांस पूछ लेता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में क्या करना y2, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी आपको क्या करना है, फाइंड अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में मेन रूप से जो सीखना है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है, सेक्शन फॉर्मूला सीखना है और मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये सारा का सारा चैप्टर्स का आपका गेम पूरा खत्म हो जाएगा, अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसी के साथ जो हम अभी चलेंगे बच्चों ट्रायंगल्स की बात करेंगे, तो ट्रायंगल्स का नाम सुनते ही सबसे पहले आता है क्या बच्चों, पता है, बीपीटी थ्योरम्स बार बार एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो देखो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा, corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड देयर corresponding साइड आर द सेम रेशियो। क्या रहेगा, दो ट्रायंगल्स क्या होगा, सिमिलर होगा, उसकी corresponding एंगल्स, ठीक है, corresponding एंगल्स और इक्वल एंड देयर corresponding साइड आर सेम रेशियो में रहेगा, तो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल में होगा। यहाँ पे देखेगा इसमें, तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर किसका है, डी एफ का है, और एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल बात करेंगे एंगल बी बराबर, तो एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी होगा, और यहाँ पे सी बराबर क्या होगा, एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल एफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हुए जाना है। अब देखो ए बी अपोन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे समझेगा ए बी सी और ए डी ई, यहाँ पे क्या रहना चाहिए बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक से ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, डी होगा, बी बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बी बराबर अगर बात करें तो ये क्या होगा, ई होगा, और सी बराबर क्या होगा, एफ होगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, तो ध्यान देना है। तो ए बी अपोन में क्या होगा, ए बी अपोन में क्या होगा, डी, ठीक है, बी सी अपोन में क्या होगा, ई एफ होगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सी ए अपोन में क्या होगा, ए डी एफ होगा। तो ये तो आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स की है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी रूल्स की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा ट्रायंगल्स, एक होता है एंगल्स एंगल्स और एंगल्स 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 क्राइटेरिया होता है। टू एंगल्स ऑफ द वन ट्रायंगल्स इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स क्या होगा, एक दूसरे क्या होगा, सिमिलर होगा। साइड एंगल साइड की अगर बात करें, इफ द रेशियो ऑफ टू साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल्स इज सेम, ट्रायंगल साइड क्या होगा, सिमिलर रहेगा। क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, दो एंगल सिमिलर होगा। तो साइड 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 में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होगा, तो क्या होगा, साइड 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 से ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अब देखो बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, जिसको बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। देखो जब किसी ट्रायंगल को यहाँ पे दो साइड के बीच में एक लाइन खींचा जाता है, अ लाइन ड्रो पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स इज डिवाइड इनटू टू साइड इन द सेम रेशियो। तो ये दोनों साइड को है क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करना, यही प्रूव करना रहता है, इसी को हम बीपीटी थ्योरम्स बोलते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करने की बात करें तो ये ट्रायंगल्स था, इसको मिडल पार्ट से क्या कर दिए, यहाँ से डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो ये जो डिवाइड किया ये दो रेशियो में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। फर्स्ट नंबर बात, ए डी अपोन में डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए अपोन में ही सी, एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा, ए बी अपोन में क्या होगा, ए बी अपोन में ए डी इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपोन में क्या होगा, ए ही होगा, ए भी कंडीशन हो सकता है। थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये पूरा ए डी अपोन में क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपोन में क्या होगा, ए सी होगा। तो ये क्या है आपका, ये थर्ड कंडीशन है, ये भी आपको समझ के रखना है बीपीटी के लिए। और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी रहता है, इसका जो अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा। क्या बोला, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स इन द सेम रेशियो देन द लाइन आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा किसके,
तीसरे साइड के। अब देखो बच्चों AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन में EC। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, D जो होगा, ठीक है, ये इस प्रकार से BC के बराबर होगा, ठीक है। तो ए जो है तुम आपका क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये क्या था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस प्रकार से आपको एक कॉन्सेप्ट ट्रायंगल्स का उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी अगर हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेसन की, तो नेक्स्ट लेसन आता है क्या, सर्कल। और सर्कल से पता चलता है कि पूरा गोल है, बट कितना गोल है सभी अभी हम जानेंगे कि क्या गोल मटोल है। अब देखो भाई यहाँ पे समझना है क्या, सर्कल में अगर बात किया जाए तो एक एक पार्ट्स पे मैं चर्चा करूंगा, एक एक पॉइंट्स पे बात करूंगा। तो देखो बच्चों अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल के लिए क्या चाहिए भाई, कोई भी एक रेडियस चाहिए। रेडियस से क्या क्या बनेगा, प्यारा सा सर्कल बनेगा। सर्कल के जो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से एक जो लाइन जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोड ऑफ अ सर्कल। क्या बोलेंगे, कोड ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोड ऑफ अ सर्कल। सबसे जो बड़ा कोड होगा सर्कल की, सेंटर से पूरा आर पार होकर जाएगी, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर एक लाइन सर्कल को आर पार करके जाएगी, आर पार करके जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। तो ए हम जो सीखे हैं क्या है, कोड, डायमीटर, ठीक है। और एक होता है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सर्कल को टेंजेंट किसको बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल है, इसके अगर एक बाहर से एक पॉइंट पे टच करके जो लाइन जाएगी, उसको पॉइंट पे जिस पे टच करेगी उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल। अ सर्कल दैट टचेज अ सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल। किस पॉइंट पे टेंजेंट है, टी पे टेंजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट टू अ सर्कल। सेकेंड क्या बोलेंगे, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑफ अ सर्कल। एक लाइन आर पार करके इस पार से उस पार जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टू अ सर्कल। क्या बोलेंगे, सेकेंड टू अ सर्कल। तो लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। तो आर पार करके जो लाइन जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टू अ सर्कल। अ टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और जो टेंजेंट बनेगा वो याद रखना है, हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर में बनेगा। यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री में क्या बना है, टेंजेंट बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नो टेंजेंट थ्रू द पॉइंट्स इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर से टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली वन टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल में अगर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सीख रहे थे, जो आपका टेंजेंट होता है एग्जैक्टली वन टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट्स ऑन, एक पॉइंट से कितना अगर बात करेंगे तो यहाँ से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन एक सर्कल से कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो एक सर्कल से अगर आप देखेंगे तो इन्फिनिटी टेंजेंट खींचा जा सकता है। इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। मतलब एक सर्कल्स के बाहर से आप इन्फिनिटी टेंजेंट खींच सकते हैं। एग्जैक्टली टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट्स आउटसाइड अ सर्कल अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर्कल के बाहर से कितना है, ये दो टेंजेंट खींचा गया है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल के बाहर के पॉइंट से, ठीक है, जो टेंजेंट खींचा जाएगा वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल में होगा। तो अभी आपको समझना है, P इज द एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे P जो देख रहे हैं वो क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेंजेंट A और यहाँ पे टेंजेंट क्या है, B है। और ये जो दिया है OA और OB जो है क्या है, रेडियस है। तो PA इक्वल टू क्या होगा, ये PB होगा। ये टेंजेंट टू अ सर्कल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे सर्कल में आपको चैप्टर्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझना था, टेंजेंट, रेडियस, कोड, ठीक है, जितने सारे पॉइंट्स होते हैं ये सारा चीज़ पे हम क्या किए हैं, डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ। और उम्मीद करता हूँ ये सर्कल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। किसके तरफ चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट समझने जाएंगे ना तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो टू हीरो। आप देखोगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्री, ट्री मीन्स क्या होता है, थ्री, गुनो मतलब क्या होता है, साइड से एंगल्स, और मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। जिसमें तीन साइड और एंगल्स का मेजरमेंट होगा वो किस में आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। अब देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा, बेस्ड
ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्या इसमें पता चलेगा? किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल साइड के बारे में पता चलेगा। इज अप्लाइड ओनली राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। ये अप्लाई किसमें होगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाई होगा। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल्स में। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्यारा सा एक ट्रिग्नोमेट्री में एक प्यारा सा ट्रायंगल्स है। नीचे वाला जो दिया रहता है बेस, और बेस हमेशा कहाँ पे रहता है? नीचे रहता है। और ये आपका दिया गया क्या? हाइपोटेनस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों यहाँ पे देखोगे तो साइन थीटा इतना डिटेल्स में दिया गया है। अगर आपको मैं शॉर्ट में समझा दूं और गेम को एकदम चुटकियों में खत्म कर दूं तो कितना अच्छा लगेगा। तो वही चीज समझते हैं। तो देखो बच्चों, आपको याद रखना है इसमें पाकिस्तान भूखा पड़ा और याद रखना है हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला नंबर बातें याद रखना है साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा पी को हम क्या बोलते हैं? पोल, और बी को क्या बोलते हैं? बेस। तो पी अपॉन एच, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? अपोजिट साइड अपॉन में क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो इसके अपोजिट साइड में क्या है? पी, और एच क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस है। कोस थीटा की बात करें तो दूसरा वाला कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड बेस अपॉन में क्या है? एच, हाइपोटेनस है, भी हो गया। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड में क्या होता है? पी अपॉन में बी, और यहाँ पे आपका पी अपॉन में बी। मतलब ये तीन फॉर्मूला से आपका साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का आपका क्या हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो भाई, यहाँ पे साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बटा एच। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बटा एच। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। किससे मैंने बनाया? पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पहला साइन को दूसरा कोस को दे दो, तीसरा किसको दे दो? टेन को दे दो। अब इसका अपोजिट याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। अब कोसेक की बात करेंगे, कोसेक थीटा की बात करेंगे तो इसका उल्टा कर दो एच अपॉन में पी। ठीक है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो ये देख लो एच अपॉन में क्या होगा? बी। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा होता है, क्या होगा? बी अपॉन में क्या होगा? पी होगा। ये सारा की सारा चीज आपको क्या करना है? अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर रिलेशनशिप बात करेंगे रेसिप्रोकल रेशियो की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सारा जो रेशियो वगैरह है, मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ। सारा पेज में आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर रेशियो वाले फॉर्मूला की अगर बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे समझिएगा, ध्यान देना है बच्चों। अगर बात करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर में अगर बात करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब देखो बच्चे, दूसरे नंबर में टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या करोगे? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या होगा? टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर में कोस थीटा इंटू क्या करना है? सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको फॉर्मूला बनाना रहता है। तो मतलब कि थोड़ा सा समझाने के लिए मैं सोचा कि आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस प्रकार से ही होता है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है? समझना है। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर बात करेंगे ओनली साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। अगर बात करेंगे बच्चों ओनली साइन थीटा का, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस में क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा होगा। समझ में आ रहा है? और देखो बच्चों, अगर बात करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर बात करेंगे कोस थीटा का, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा? रूट अंदर में 1 माइनस में क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। मतलब इस प्रकार से आपको फॉर्मूला है ना बनाते चलो भाई। कुछ नहीं है, ये प्लस वाले को उधर भेजा हूं तो क्या हो गया? माइनस में हो गया भाई। अब स्क्वायर को उधर भेजा हूं तो क्या हो गया? रूट में हो गया। भेजने की भाई बस, इधर का उधर, उधर का इधर, ऐसे समझते चलना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा अगर वही कॉन्सेप्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कोस, और कोट इक्वल टू क्या होता है? कोस अपॉन में साइन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अभी मैंने बताया साइन का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का एक ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर है। मतलब जितने सारे फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है सारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से
ट्रिग्नोमेट्री का समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है भाई, ये जो चैप्टर्स है देखिएगा यहाँ पे, हाइट एंड डिस्टेंस, इसका हम बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ये आपको फाइंड कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे, देखोगे ए पर्सन इज स्टैंडिंग 30 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री। एक पर्सन है पेड़ से कितने मीटर दूरी पे खड़ा है, 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा पहले में कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले जानेंगे कि एंगल क्या होता है। क्या जानेंगे, एंगल क्या होता है। तो याद रखना कि अगर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स बनता है। क्या बनता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनता है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो बन रहा है यहाँ पे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आंखों से यहाँ से देखोगे, ठीक है, सुने हो ना, नजर जिधर जिधर जाए, तो यहाँ से अगर देखोगे आंखों से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन द फॉर्म व्हेन वी आर राइज योर हेड टू लुक एट द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो नीचे से जो बनेगा, आंखों से जो बनने वाला एंगल्स बनेगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। चाहे आप एरोप्लेन को देखो, ठीक है, चाहे बिल्डिंग के ऊपर देखो, ठीक है, चाहे बलून को देखो, चाहे कुछ भी देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ वाले पार्ट पे जो आया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ओरिजेंटल डिग्री के ऊपर में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द एंगल इज डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिग्री के कहाँ बनता है, नीचे बनता है। कहाँ बनता है, नीचे। जैसे आप ऊपर से कोई चीज के देख रहे हो, किसी लड़की को देख रहे हो ऊपर से मान लीजिए, तो वहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो भाई, ऊपर से आप किसी फूल को देख रहे हो, तो वहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस में से किसी को देख रहे हो, वहां पे कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आपको समझना है। तो देखो क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म व्हेन वी आर लोअर आवर हेड टू लुक द पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर से सर को नीचे करोगे तो दिखेगा, तो उस पोजीशन में जो बनेगा नीचे वाले एंगल्स, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे जो एंगल्स बनेगा, ये दो प्लेस पे फॉर्म होगा, एक तो ऊपर में और एक तो नीचे में। फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंस यूजिंग, आपको अगर टेन थीटा, अगर इसमें जो आपको मेन रूप से जो फॉर्मूला लगाना है, टेन और कोट का यूज होता है। बाकी किसी किसी जगह पे आपको बेस फाइंड करना है तो साइन कोस, ठीक है, ये सारे भी लगा के आप यूज कर सकते हो। साइन कोस टेन के हेल्प से पूरा फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला फॉर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आप टेन थीटा लगा सकते हो। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में क्या होता है, बी होता है। अगर पोल फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए जहाज है, ठीक है, या नाव, जहाज है, और इधर भी क्या है, जहाज है। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच की भी आप दूरी फाइंड कर सकते हो, कितने कितने दूरी पे है। एरोप्लेन उड़ रहा है, उसके भी फाइंड कर सकते हो। रिवर की विड्थ फाइंड कर सकते हो। मेजरिंग डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब आते आते है क्या, जैसे पर्सन स्टैंडिंग 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है एक पेड़ से। एक पर्सन कितनी मीटर की दूरी पे खड़ा है, 30 मीटर की दूरी, और इससे यहाँ से पेड़ को देख रहा है, बंदे देख रहा है, कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है, 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। ऐसे आपको देखना रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में एज्यूम्स करके। हाइट ऑफ द क्लाउड, अब बादल को देख रहे हो, ठीक है, तो बादल को देख रहे हो तो ऊपर देख, लेकिन नदी के पास आप देख रहे हो तो उसका सीन जो है नीचे भी बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे देखो 60 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको हाइट एंड डिस्टेंस का भी उपयोग करना है। और हाइट एंड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट पूरा लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला ही लगता है, जो आपको फॉर्मूला वगैरह लगाना है। ठीक है, बट एंगल्स ऑफ एलिवेशन और एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ये सारी चीज आपको समझना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो लेसन पे चलते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में समझेंगे सेक्टर के बारे में। क्या जानेंगे, सेक्टर के बारे में। अब देखो बच्चों, अगर सेक्टर के बारे में जानेंगे तो एक प्यारा सा ये सर्कल में देख लीजिए। फर्स्ट नंबर में बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल है। इस सर्कल के एक पॉइंट से, सेंटर से यहाँ एक रेडियस दिया गया है, और ये वाले छोटा वाला एक पार्ट जो फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे छोटा सेक्टर। क्या बोलेंगे, छोटा सेक्टर। तो छोटा वाले आर्क से जो सेक्टर फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। यहाँ पे एंगल्स जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। और ये पूरे जो बाहर वाले भाग है, बाहर वाले जो बड़े वाले आर्क से जो सेक्टर फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। तो छोटे वाले पार्ट से जो सेक्टर बनेगा उसको माइनर सेक्टर, बड़े वाले पार्ट से जो बनेगा उसको मेजर सेक्टर। एरिया रीजन टू बाउंडेड बाई टू रेडियस से बाउंड होगा इन द आर्क बिटवीन देम। एरिया इक्वल टू रहता है, एरिया ऑफ अगर सेक्टर का निकलना है छोटे वाला पार्ट का, तो थीटा बाई 360 इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
जहाँ पे आर रेडियस रहेगा और ये थीटा क्या रहेगा, सेंट्रल एंगल रहेगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r प्लस में क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें आर की लेंथ भी आपको फाइंड कर देना है, ठीक है। आगे देखना है बच्चों, थर्ड नंबर पे देखिएगा, एरिया ऑफ रिंग की अगर बात करेंगे तो पाई आर प्लस में आर इंटू आर माइनस में आर, जहाँ पे आउटर रेडियस रहेगा और इनर रेडियस रहेगा। सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना बार घूम रहा है वो करने के लिए डिस्टेंस मूव बाय 1 मिनट्स में सरकमफ्रेंस पे भी फाइंड कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी फाइंड कर सकते हो, पाई आर प्लस 2r। यहाँ पे पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पाई प्लस में 2r हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी फाइंड करना है तो 2 पाई आर, या इसको हम बोलते हैं पाई डी बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल अगर फाइंड करना रहता है तो यहाँ पे देखिएगा, द रीजन ऑफ द बाउंडेड बाई 2 बाई अ कोड एंड द आर्क बिटवीन द 2 एंड पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से सर्कल की अगर बात करेंगे सेंटर से, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से अगर ये पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सेंटर से, ठीक है, यहाँ से जो रेडियस जो बना है इसके बीच से जो लाइन गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, द रीजन बाउंडेड बाय द कोड, कोड से जो रीजन मतलब कि फॉर्म होगा बिटवीन द एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो देखोगे इस सेगमेंट जो बना हुआ नीचे वाला जो ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। सेक्टर और सेगमेंट में बहुत डिफरेंस है। ए वाले जितने नीचे वाले पार्ट्स है इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और ए डी बी जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ए जो है ए, ठीक है, डी और बी जो है ये जो है आपका क्या है, माइनर सेगमेंट है, सॉरी, हाँ, नीचे वाले जो है ए वाले जो पार्ट्स दिख रहा है ए, अगर इसको मानते हो और बी, तो ये क्या है, माइनर सेगमेंट है, क्या है, माइनर सेगमेंट है, ठीक है। और ऊपर वाला जो भाग जितना खाली है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या होता है, ट्रायंगल्स में से क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का थीटा बाई 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ जो ट्रायंगल्स का रहेगा वो आपको क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल था इसका भी फॉर्मूला सीख लिए हैं, माइनर सेक्टर निकालना, मेजर सेक्टर निकालना, ठीक है, और सेगमेंट निकालना ये भी हम अच्छे तरीके से सीख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम है क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिएगा बच्चों इस चैप्टर्स में क्या करना है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्यूब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टी एस ए का मतलब होता है, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे क्यूब की तो कितना होगा, 6a स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, 6a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यूब वाले तो कुछ हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, अगर हम इसकी बात करेंगे जैसे एक क्यूबाइडल बॉक्स है मान लीजिए, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा जो पता है बच्चों, यहाँ पे अगर बॉक्स को मान लेते हैं, अगर क्यूब जैसा है मान लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये चारों साइड और ऊपर वाला और नीचे वाले ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो चारों साइड ओनली ऐड होगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और एक वही वाला साइड कितना हो जाएगा, 4 साइड हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4a स्क्वायर। वॉल्यूम्स की बात करें अगर क्यूब की तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा क्यूब से। अब देखो यहाँ से क्यूबाइड की बात हो रही है, किसका, क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू क्या होता है, लेंथ होता है। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2h इंटू 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस में क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा। और इसकी अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो LBH होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी आपको याद रखना। कौन आपने खाया होगा या किसी को खिलाया होगा, नहीं तो अपने मम्मी पापा को जरूर खिलाया होगा। तो यहाँ पे आता है कोन का कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट से हम पढ़ेंगे कोन। अब देखो बच्चों ये कोन बर्थडे वाला टोपी भी मान सकते हो, और यहाँ पे कोन के देखोगे तो यहाँ पे कोन का रेडियस है और ये वाला जो है क्या है, हाइट है। और ये जो क्रॉस में दिया गया उसको क्या बोलते हैं, सैलेंट हाइट बोलते हैं, या इसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो बच्चों यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कोन की बात करें तो पाई आर प्लस में क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस में क्या होता है, आर होता है। पाई आर इंटू एल प्लस में कर्व सरफेस एरिया अगर कोन की बात करें तो क्या होता है, पाई आर एल। अगर वॉल्यूम्स की बात करें कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर सेलेंट हाइट की बात करें तो सेलेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। इससे हम कोन का भी कॉन्सेप्ट क्या है, सीख लिया है। अब बात करेंगे हम सिलेंडर की। तो सिलेंडर को देखो बच्चों इस प्रकार से सिलेंडर है, एक सिलेंडर की क्या है, हाइट है, ये क्या है, रेडियस है। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो 2 पाई आर इंटू क्या होता है, एच प्लस में क्या होता है, आर होता है। कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच होता है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है, ठीक है।
अगर हम बात करें स्फीयर की बात करें तो ये जो है क्या है, स्फीयर है। ये क्या है, स्फीयर है। अगर हम इसको बीच से कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया स्फीयर की क्या होगा, 4 पाई r² होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा देखो बच्चों टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे स्फीयर का, तो सेम आपको याद रखना है, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अगर बोला है तो उसका क्या होगा, आपको स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r²। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये 4 पाई r² सेम होगा। वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो 4/3 क्या होता है, πr³। ये आपका स्फीयर के हुआ, क्या हुआ, स्फीयर का। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा हेमीस्फीयर, क्या है, हेमीस्फीयर। अगर देखो बच्चों स्फीयर को हम काट कर देंगे तो इस प्रकार से एक बाटी बन जाएगा, और ये बाटी क्या है, हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर की अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो देखो नीचे वाला क्या हो गया, ये 4 पाई r² को हम डिवाइड किया तो क्या होगा, 2 पाई r², और एक ऊपर वाला एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 3 पाई r²। कितना होगा बच्चों, 3 पाई r²। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई r²। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r²। अगर हम वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो 2/3 क्या होगा, πr³। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का 2 पाई r², वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो 2/3 πr³। तो ये भी आपको समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे बच्चों जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स था, इस चैप्टर्स का मैं सारा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पे हम आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे जो एक चैप्टर्स है, ठीक है, स्टैटिक्स चैप्टर जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, स्टैटिक्स चैप्टर्स में देखो भाई सबसे पहले आपको समझना है, इसमें मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज निकालना ही रहता है, और 2-3 क्वेश्चंस भाई बोर्ड एग्जाम्स में रहता ही है। लेकिन बच्चे समझते नहीं है भाई, कितना ही पढ़ लेते हैं, मीन निकालना, मीडियन निकालना, भाई बार बार गलती करते ही हैं। तो गलती करना क्यों, फॉर्मूला सीख लो भाई, खत्म कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें देखना है क्या मीन मतलब क्या, एवरेज निकालना है। क्या होता है, एवरेज निकालना, जैसे अनग्रुप डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला जो होता है डायरेक्ट मेथड का, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fi xi अपन में क्या होता है, सिग्मा fi। कितना होता है, सिग्मा fi। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से तो क्या होता है, सिग्मा fi xi अपन क्या होता है, सिग्मा fi। अगर एज्यूम्ड मेथड से निकालना है तो ए प्लस सिग्मा fd अपन में क्या करना है, सिग्मा f। स्टेप डेविएशन से निकालना है तो स्टेप डेविएशन से निकाल लोगे। लेकिन भाई सिंपल सा इजी आपको यूज करना है, कोई भी फॉर्मूला से आपको यूज करना है। तीनों मेथड में से कोई मेथड लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मेथड है जो आपको एक बार में आंसर ला के देगा, फटाफट आप सोल्व करना, बस कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं भाई डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, आपको 2 वैल्यू तो दिया रहेगा, fi और xi दिया रहेगा। ठीक है, आपको क्लास मार्क्स और fi तो दिया रहेगा, xi निकालना है, xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना, और fi xi को मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे आपका क्या डायरेक्ट मेथड यूज हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो। तो वो देखना है। अगर मिड पॉइंट्स की अगर बात करें, मिड पॉइंट्स में तो मिड पॉइंट जो निकालते हैं, फिर मैंने बताया ना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जैसे 10 से क्लास इंटरवल दिया गया 20, तो इसका आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, क्लास मार्क निकालना है तो क्या करना है, 10 प्लस में 20 अपॉन में क्या करना है 2, तो 30 अपॉन में क्या होगा 2, ये कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यूज इन मीन कैलकुलेशन ऑफ द ग्रुप डेटा के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो मीन तो समझ में आ गया। अब देखो बात करेंगे बच्चों मीडियन की, तो मीडियन मतलब बीच वाला, और बीच वाले के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भाई मीन, मीडियन, मोड, तीनों का क्वेश्चन रहता ही है, सारा पेपर उठा के देख लेना भाई। ठीक है, अगर मजाक लग रहा होगा तो सारा पेपर उठा के देख लेना, 100% रहता ही है। अगर बात करें इसमें मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये तो फॉर्मूला याद कर लेता है, लेकिन कौन कौन क्या होता है वही आधे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो देखिएगा, एल जो रहता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन जो रहता है टोटल फ्रीक्वेंसी, सी एफ जो रहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, एफ जो रहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और एच जो रहता है वो क्या रहता है, क्लास साइज रहता है। तो आपको मीडियन का फॉर्मूला निकालना है, और मीडियन के रेफरेंस थ्रू आप क्या कर सकते हो भाई, ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, मीडियन के लिए क्या आपको चाहिए, सी एफ निकालना है, तो सी एफ कैसे निकालना आपको पता है। ठीक है, अब देखो मोड के लिए, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। याद रखना बच्चों, मोड के लिए कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला लगाना, जहाँ पे एल क्या रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास,
F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और H जो रहेगा क्या रहेगा, क्लास साइज रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपका मीन मेडियन मोड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम यहाँ पे जो पहुँच रहे हैं आखिरी चैप्टर्स है, और ये आखिरी अच्छे तरीके से ये भी समझ लीजिएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, संभावना। क्या है, संभावना। अब देखो बच्चों, संभावना में अगर हम बात करेंगे तो जैसे एक चप्पल को उछाला, ठीक है, या कॉइन को उछालो, तो दो संभावना में से एक चीज तो हो सकता है, एक तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो चप्पल उछालना तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, तो कॉइन उछालना अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट जो समझना है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो जानेंगे, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट जो होता है पहले वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में देखिएगा, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। वन आउटकम किसी भी एक्सपेरिमेंट का, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवेंट। प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी चीज की क्या होना, संभावना। जैसे आज बारिश होने की संभावना नहीं है लेकिन हो गया, ठीक है, तो ये संभावना बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फॉर एन इवेंट, जहां पे आप याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट फाइंड करना, तो यहाँ से हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट फाइंड करना है तो क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, वन माइनस क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट करना, यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे याद रखना है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा। मोर देन वन, वन से ज्यादा नहीं होगा। ऑलवेज लाइट देन जीरो से वन, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी हमेशा जीरो से एक के क्या होगी, बीच में होगी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, आप प्रोबेबिलिटी की सारे कैलकुलेशन करोगे तो कितना होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्री इवेंट वन होना चाहिए। फॉर इवेंट एबीसी, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये सब जो रहेगा मिला के कितना होगा, वन होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये रहेगा, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू आउटकम सेटिस्फाइंग द इवेंट कंडीशन जो दिया रहेगा। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू ऑल पॉसिबल आउटकम एक्सपेरिमेंट्स का होगा। की पॉइंट्स प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, जीरो से बड़ा, ठीक है, या बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, वन से बड़ा, ठीक है, कभी नहीं होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू जीरो होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, तो क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इक्वल टू होगा द इवेंट इज सर्टेन, पक्का ही पक्का होगा। जीरो होगा मतलब कुछ इवेंट ही नहीं होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगा मतलब वन, मतलब क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी भी चीज आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों मैथ्स का सारा फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और एक बात है बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपको टॉप करना है, मेहनत कर रहे हैं, लगन से दिन रात एक करके रहे हैं, देख लीजिए हमारा अगर सिलवासा से आप अगर बिलोंग करते तो ये सारे टॉपर्स हैं जो अपने यहाँ से पढ़े हैं अपने इंस्टीट्यूट से। तो अगर आप भी ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं, आपके भाई बहन 8, 9, 10th में हैं, तो जरूर हमारे इंस्टीट्यूट पे भेजिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से। और नवोदय और सैनिक की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे फाउंडेशन बैच में जरूर ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को।